मैं डॉक्टर इरशाद अली खान, सहाचार्य राजनीति विज्ञान विभाग, राजकीय बांगड़ महाविद्यालय जितवाना में कार्यरत हूँ। अब हम आसियान सार्क के बाद में यूरोपियन संघ का अध्ययन करेंगे, यूरोपियन यूनियन का अध्ययन करेंगे। यानी कि यूरोपीय आर्थिक समुदाय अनेक नामों से जाना जाता है, जैसे साझा बाजार, यूरोपीय साझा बाजार, यूरोपीय संघ आदि। इसको यूरोपीय आर्थिक समुदाय कहना ही अधिक उचित होगा, क्योंकि यही इसका अधिकृत शीर्षक है। आर्थिक समुदाय आर्थिक सहयोग की दृष्टि से केवल महत्वपूर्ण ही नहीं, वरन ऐतिहासिक दृष्टि से एक नए मोड़ का सूचक है। 1 जनवरी 1958 को एक संधि द्वारा यूरोपीय आर्थिक समुदाय की स्थापना हुई। प्रारंभ में इसके 6 राष्ट्र फ्रांस, बेल्जियम, नीदरलैंड्स, लग्जमबर्ग, जर्मनी, संघीय गणराज्य व इटली सदस्य थे। बाद में ब्रिटेन, आयरलैंड, डेनमार्क, नॉर्वे भी संधि में शामिल हुए, परंतु नॉर्वे उससे हट गया। 1981 में ग्रीस तथा 1986 में स्पेन, पुर्तगाल इसके सदस्य बन गए। जनवरी 1995 में ऑस्ट्रिया, फिनलैंड तथा स्वीडन को भी यूरोपीय संघ का सदस्य नियुक्त किया गया। इस तरह संघ की सदस्य संख्या 12 से बढ़कर 15 हो गई। मई 2004 में 10 नए राष्ट्रों का शामिल करने के बाद यूरोपीय संघ की सदस्य संख्या 25 हो गई। जिन राज्यों ने संघ की सदस्यता ग्रहण की थी वह हंगरी, चेक गणराज्य, एस्टोनिया, लाटविया, लुथानिया, स्लोवेनिया, पोलैंड, स्लोवाकिया, माल्टा, साइप्रस गणतंत्र। संघ में सम्मिलित होने वाले 7 राज्य ऐसे हैं जो पूर्व में साम्यवादी शासन के अधीन रह चुके थे। जनवरी 2007 में बुल्गारिया और रोमानिया के तथा 9 दिसंबर 2011 को क्रोएशिया के सदस्य बन जाने से अब संघ की सदस्य संख्या 28 हो गई। क्रोएशिया की सदस्यता 1 जुलाई 2013 से अस्तित्व में आई। 23 जून 2016 को ब्रिटेन में हुए जनमत संग्रह में ब्रिटेन के यूरोपीय संघ से अलग होने, ब्रेग्जिट के पक्ष में मतदान हुआ। रोम की संधि के राजनीतिक आधार तथा प्रभाव के होते हुए भी कुछ लोग ये अनुभव करते हैं कि आर्थिक समुदाय शुद्ध आर्थिक ही है। इसका एक उद्देश्य आर्थिक संघ का निर्माण है, जिसके द्वारा सभी सदस्य देशों में रहन सहन के स्तर में वृद्धि की जा सकती है। इसे यूरोपीय समुदाय की यह महत्वाकांक्षा थी कि 1992 तक पूर्व पश्चिमी यूरोप एक एकात्म बाजार के रूप में विकसित होगा। राष्ट्रों की वर्तमान सीमाओं को आर्थिक विपणन की दृष्टि से समाप्त कर दिया जाएगा। संयुक्त राज्य अमेरिका की तर्ज पर यूरोपीय साझा बाजार को एक सीमा तक मुक्त एकात्मक बाजार के रूप में परिणत कर दिया जाएगा। कुछ लोगों का विचार है कि इससे आर्थिक समुदाय के विषय में सही दृष्टिकोण नहीं बन पाता है। डेन्यू ने सही लिखा है कि सामान्य दृष्टि से यह एक आर्थिक संधि है, लेकिन इसका राजनीतिक पहलू अधिक प्रभावशाली है। हेलिस्टाइन तो इसकी तुलना 3 अवस्था वाला रॉकेट से करते हैं, जिसमें पहली अवस्था तटस्थ संघ, दूसरी अवस्था आर्थिक संघ, तीसरी अवस्था राजनीतिक संघ की है। यह कहना तर्कसंगत ही होगा कि राजनीतिक आधार और आर्थिक लाभों के कारण समुदाय की स्थापना को प्रोत्साहन मिला। उपयुक्त कारणों को आर्थिक समुदाय की स्थापना की दृष्टि से प्रोत्साहन कारक कह सकते हैं, लेकिन इनके अतिरिक्त कुछ अन्य कारण भी थे। 6 देशों की सामूहिक सीमा और समान आधार पर आर्थिक और सामाजिक विकास हुआ है। राजनीतिक सिद्धांतों की समानता एक अन्य सहायक कारक था। इसके अलावा अनेक भावनाएं और उद्देश्य थे। यूरोप की प्रतिष्ठा सर्वोपरि है। राष्ट्रीय आधार पर यूरोपीय सभ्यता का पुनर्जागरण संभव नहीं है। राजनीतिक स्पर्धा से न केवल राष्ट्रीय संकट आते हैं, वरन ये यूरोपीय सभ्यता के लिए भी घातक सिद्ध होते हैं। इस प्रकार की कुछ और भी बातें थी जिनके कारण आर्थिक समुदाय की स्थापना को बल मिला। 24 मार्च 1957 को यूरोपीय आर्थिक समुदाय की संधि पर रोम में हस्ताक्षर हुए थे। 1 जनवरी 1958 से यह संधि लागू की गई। आर्थिक समुदाय का क्षेत्रफल लगभग 45.77 हजार वर्ग मील, जनसंख्या 16.76 करोड़ और कुल राष्ट्रीय आय 16.61 करोड़ डॉलर थी। संधि के अनुच्छेद 2 में इसके उद्देश्य निहित हैं। समुदाय के उद्देश्य एक साझा बाजार के निर्माण के माध्यम से तथा आर्थिक नीतियों में समानता के द्वारा पूरे समुदाय में आर्थिक क्रियाओं का समरस विकास, सतत और संतुलित प्रसार, बढ़ता हुआ स्थायित्व और रहन सहन के स्तर में तीव्र वृद्धि और सदस्य देशों के निकट संबंध को स्थापित करना है। द फैक्ट्स के अनुसार समुदाय के निर्माण का उद्देश्य निम्न है। उन सभी विवादों को जिन्होंने यूरोप को विभाजित कर रखा था, सदैव के लिए समाप्त कर देना। यूरोप की प्रतिष्ठा को स्थापित करने और आर्थिक शक्ति और सांस्कृतिक परंपरा के अनुकूल भूमिका अदा करना। संयुक्त कार्रवाई के द्वारा यूरोप के लोगों के कार्य करने की स्थिति और रहन सहन के स्तर में सुधार। अव्यवहारिक और पुराने व्यवधानों को, जिनके फलस्वरूप यूरोप छोटे छोटे बाजारों में विभाजित था, समाप्त करना। तकनीकी विकास के साथ बड़े पैमाने के उत्पादन को अधिकांश उद्योगों में लागू करना। एक भावी यूरोप
के संयुक्त राष्ट्र का आधार प्रस्तुत करना। संधि के अनुच्छेद 3 में समुदाय की क्रियात्मकता का वर्णन है। इसके अनुसार संधि की शर्तों और समयावधि के अंतर्गत निम्न प्रमुख कार्य होंगे: सदस्य देशों में वस्तुओं के आयात और निर्यात से तटकर शुल्क और मात्रात्मक प्रतिबंध को समाप्त करना। इनके अतिरिक्त अन्य व्यवधानों को समाप्त करना। गैर सदस्यों के प्रति एक सामान्य तटकर तथा एक सामान्य व्यापारिक नीति अपनाना। सदस्य देशों के अंतर्गत व्यक्ति, सेवा, पूंजी की गतिशीलता संबंधी कठिनाई और व्यवधानों को समाप्त करना। एक सामान्य कृषि नीति को अपनाना। एक सामान्य यातायात नीति को अपनाना। एक ऐसी व्यवस्था का निर्माण करना जिसके कारण साझा बाजार में प्रतिस्पर्धा का स्वरूप विकृत ना हो। उन व्यवस्थाओं को अपनाना जिनके द्वारा सदस्यों की आर्थिक नीतियों में समन्वय हो सके और भुगतान असंतुलन को दूर किया जा सके। संधि के अनुच्छेद 4 के अनुसार सदस्य समुदाय के निम्न संगठन महासभा, परिषद, आयोग और न्याय सभा। महासभा के सदस्य समुदाय के सदस्यों के प्रतिनिधि हैं। इसमें कोयला और इस्पात समुदाय, परमाणु शक्ति समुदाय और आर्थिक समुदाय के प्रतिनिधि सम्मिलित हैं। परिषद में सभी सदस्य देशों के एक प्रतिनिधि रहते हैं। प्रत्येक सदस्य सरकार अपने प्रतिनिधि की नियुक्ति करती है। यह समुदाय का मुख्य कार्यकारी अंग है और सदस्य देशों की आर्थिक नीतियों में समन्वय करता है। आयोग समुदाय का सबसे महत्वपूर्ण प्रशासनिक अंग है। न्याय सभा के 7 सदस्य होते हैं जो संधि की व्याख्या करते हैं। 1 जनवरी 1983 से डेनमार्क, ग्रीस, आयरलैंड और इंग्लैंड भी आर्थिक समुदाय के सदस्य हो गए। अब इसका क्षेत्रफल 5,91,000 वर्ग मील हो गया। कुल जनसंख्या बढ़कर 22.3 करोड़ हो गई, जो रूस और अमेरिका की जनसंख्या से अधिक है। विश्व का यह एक प्रमुख आयात और निर्यात करने वाला समुदाय, यद्यपि यह सुपर पावर नहीं तो फिर भी इसकी आर्थिक शक्ति के कारण इसका प्रभाव बहुत है। 1948 में आर्थिक समुदाय के देशों का विश्व व्यापार में विशेष महत्वपूर्ण स्थान नहीं था। विश्व आयात और निर्यात में इसका प्रतिशत केवल 17.5 तथा 12.1 था। समुदाय की स्थापना के समय ये बढ़कर 22.3 और 23.9 हो गया था। समुदाय की स्थापना के साथ ही विदेशी व्यापार में बहुत तेजी से वृद्धि हुई। इस वृद्धि का अनुमान इसी से हो सकता है कि विश्व व्यापार में समुदाय का प्रतिशत बढ़ता ही गया। 1965 में समुदाय के आयात और निर्यात 1958 की तुलना में दुगुने से अधिक हो गए थे। विश्व में के आयात और निर्यात में क्रमशः इसके प्रतिशत 28 से 29% था। 1968 के बाद के आंकड़े नए सदस्यों के व्यापार भी सम्मिलित हुए। अब विश्व व्यापार में आर्थिक समुदाय का भाग 37% है। इस प्रकार आर्थिक समुदाय विश्व व्यापार में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यह उल्लेखनीय है कि 1948 में आर्थिक समुदाय कुल व्यापार का प्रतिशत विकासोन्मुख देशों से कम था। अब इसका व्यापार विकासोन्मुख देश से कहीं अधिक हो चुका है। आर्थिक समुदाय के सदस्यों के मध्य आंतरिक व्यापार कर मुक्त हो गया है। सन 1983 में यूरोपीय आर्थिक समुदाय की स्थापना को 25 वर्ष पूरे हुए। इन 25 वर्षों में समुदाय की मुख्य सफलता की चर्चा करते हुए साझा बाजार आयोग के अध्यक्ष गैस्टन थॉर्न ने कहा था कि पहली सफलता तो यही है कि फ्रांस और जर्मनी के बीच वास्तव में फिर मैत्री स्थापित हो गई। आज के पश्चिमी यूरोप में न केवल युद्ध जैसी कोई बात ही उठती है, अपितु समुदाय के सदस्य देशों के बीच किसी युद्ध की कल्पना भी कठिन है। दूसरी सफलता यह है कि छिन्न विच्छिन्न यूरोप में आज हम एक अपेक्षाकृत एकीकृत क्षेत्र एक ऐसी संयुक्त मंडी बना पाए हैं जिसमें लगभग 30 करोड़ व्यक्ति रहते हैं। मैस्ट्रिक्ट संधि जो एकीकृत यूरोप की दिशा में एक कदम है, 20वीं शताब्दी के अंतिम दशक ने निश्चय ही एक युगांतरकारी संक्रमण को रेखांकित किया। यूरोप के इतिहास व भूगोल एक निर्णायक करवट लेने लगे। सोवियत संघ के अवसान के साथ यूरोपीय संघ उद्भव की प्रक्रिया में परिलक्षित हुआ। 11 दिसंबर 1991 को नीदरलैंड के मैस्ट्रिक्ट नगर में 12 सदस्यीय यूरोपीय समुदाय ने यूरोपीय मौद्रिक संघ के अनुबंध पर सभी सदस्य देशों के हस्ताक्षर प्राप्त कर लिए, जिसके तहत इन देशों में समान मुद्रा यानी करेंसी का चलन हुआ। साथ ही इस संधि में यह प्रावधान भी किया गया है कि सदस्य देश एक समान श्रमिक कानून लागू करेंगे। संधि के अनुसार समान मुद्रा के साथ साथ 1 जनवरी 1999 तक एक यूरोपीय केंद्रीय बैंक की स्थापना भी की जाएगी। संधि में घनिष्ठ सहयोग के लिए यूरोपीय संघ की स्थापना का प्रावधान 1 जनवरी 1999 से यूरो की औपचारिक शुरुआत एक ऐतिहासिक घटना है। 12 मुद्राओं को संयुक्त कर एक मुद्रा का रूप देना कई तरह से विलक्षण है। 1 जनवरी 2002 से यूरोपीय संघ के 15 में से 12 सदस्य देशों ने अपने यहाँ साझा मुद्रा यूरो का चलन किया। इस दिन यूरोपीय आर्थिक और मौद्रिक संघ के 12 सदस्यों ने अपनी अपनी मुद्राओं को संग्रहालय की शोभा बढ़ाने के लिए भेजते हुए साझा मुद्रा
साझा मुद्रा साझा मुद्रा यूरो को व्यवहारिक रूप में अपना लिया। यूरोपीय संघ के दो अन्य देश माल्टा, साइप्रस ने भी 1 जनवरी 2008 से यूरोप की एकीकृत मुद्रा यूरो को अपना लिया, जिससे यूरो मुद्रा वाले देशों की कुल संख्या अब 15 हो गई। साझा मुद्रा के चलन से यूरोपीय एकीकरण की प्रक्रिया के नए सिरे से निखरी। नीच से शिखर परिणाम यूरोपीय संघ के 15 सदस्य देश राष्ट्रों के राष्ट्राध्यक्ष और सरकारों के प्रमुखों को यूरोपीय समिति का शिखर सम्मेलन फ्रांस स्थित नीस में 4 दिन वार्तालाप के बाद 11 दिसंबर 2000 को समाप्त हुआ। यूरोपीय संघ के इतिहास में यह अब तक के सबसे विशाल शिखर सम्मेलन था। यूरोपीय संघ के विस्तार की प्रक्रिया 16 अप्रैल 2003 को एथेंस में यूरोपीय संघ में शामिल होने के लिए 10 नए राष्ट्रों ने हस्ताक्षर किए। इनमें से अधिकतर पूर्वी साम्यवादी देश हैं: पोलैंड, हंगरी, स्लोवानिया, लिथुआनिया, चेक गणराज्य, एस्टोनिया, लातविया, साइप्रस और माल्टा मई 2004 में यूरोपीय संघ के विधिवत सदस्य बन गए। इस प्रस्ताव विस्तार के बाद संघ के सदस्य 25 और जनसंख्या 45 करोड़ हो गई। थोड़ी देर बाद बात करूं। नीच शिखर वार्ता का एक लक्ष्य था मत शक्ति का युक्तियुक्त पुनर्निर्धारण और तथा मतदान प्रक्रिया का सरलीकरण। मत शक्ति का युक्तियुक्त पुनर्निर्धारण संभव नहीं हुआ और ना सरलीकरण हो पाया। जर्मनी को जनसंख्या आधारित मत शक्ति प्राप्त नहीं हुई और दिसंबर 2011 में क्रोएशिया को भी यूरोपीय संघ की सदस्य प्रदान की गई, जैसे कि पहले से पहले। इस समय इस संघ का मुख्यालय ब्रसेल्स, बेल्जियम में है और यूनान इसका वर्तमान अध्यक्ष है। यानी उस समय था 2011 में क्रोएशिया को भी यूरोपीय संघ की सदस्यता प्रदान की गई और जिससे यूरोपीय संघ के सदस्यों की संख्या 28 हो गई। यूरोपीय संघ के ऐतिहासिक संविधान पर हस्ताक्षर 29 अक्टूबर 2004 को 25 सदस्यीय यूरोपीय संघ के पहले संविधान के मसौदे पर यूरोप के राजनेताओं ने हस्ताक्षर किए। इस संविधान पर रोम के कैपिटोलाइन हिल स्थित उसी ऐतिहासिक कैपिटल हॉल में हस्ताक्षर किए, जहां 1953 में 6 देशों ने यूरोपीय समुदाय की स्थापना संबंधी संधि पर हस्ताक्षर किए थे। यूरोपीय संघ के 25 सदस्य राष्ट्रों के अतिरिक्त 4 अन्य राष्ट्र रोमानिया, बुल्गारिया, तुर्की और क्रोएशिया के नेता भी इस समारोह में उपस्थित थे। ये 4 राष्ट्र यूरोपीय संघ की सदस्यता के दावेदार रहे और जनवरी 2007 में बुल्गारिया और रोमानिया को सदस्यता प्रदान की गई। संविधान के सदस्य राष्ट्रों के संसदों के अनुमोदन के पश्चात सन 2007 तक लागू करने की योजना थी, किंतु यूरोप की राजनीतिक एकता के मार्ग में एक बड़ा अवरोध 29 मई 2005 को उस समय उत्पन्न हुआ, जब यूरोपीय संघ के संविधान को जनमत संग्रह में फ्रांस की जनता ने ठुकरा दिया। इसके बाद नीदरलैंड्स की जनता ने भी 1 जून 2005 को आयोजित जनमत संग्रह में संविधान का अनुमोदन नहीं किया। उल्लेखनीय है कि फ्रांस और नीदरलैंड्स की यूरोपीय संघ में अग्रणी भूमिका वहां की जनता द्वारा संघ के संविधान को अस्वीकार करना सबसे बड़ा कठिन घड़ी यूरोपीय राजनीति में माना। जून 2005 के अंत तक यूरोपीय संघ के 10 सदस्य देश इसके संविधान का अनुमोदन कर चुके थे। यूरोपीय संघ सुधार संधि 13 दिसंबर 2007 को 27 सदस्यीय यूरोपीय संघ के सदस्यों ने संघ की निर्णय प्रक्रिया सुधार के लिए एक महत्वपूर्ण संधि पर लिस्बन में हस्ताक्षर किए। लिस्बन संधि के नाम से चर्चित यह ऐतिहासिक यूरोपीय संघ सुधार संधि संघ के उस प्रस्तावित संविधान के स्थान पर लाई गई जिससे फ्रांस व नीदरलैंड में 2005 में जनमत संग्रह में खारिज कर दिया गया था। यह संधि जनवरी 2009 से लागू होगी, किंतु उससे पूर्व सदस्य राष्ट्रों को अपने मसौदों का अनुमोदन करना पड़ा। लिस्बन संधि 6 माह की चक्रीय अध्यक्षता के आधार पर 2.5 वर्ष के कार्यकाल वाले अध्यक्ष का प्रावधान किया गया। यूरोपीय संसद में सदस्य राष्ट्रों को मतों का आवंटन अब इन राष्ट्रों की जनसंख्या के आधार पर किया जाएगा। सदस्य राष्ट्रों की साझा विदेश नीति की एवं सुरक्षा नीति सुनिश्चित करने के लिए विदेशी मामलों के प्रमुख का पद अधिक प्रभावी करने का प्रावधान संधि में किया गया। यूरोपीय संघ की कार्यकारिणी यूरोपीय आयोग के सदस्यों की संख्या 27 से घटाकर 17 करने और आयोग में सदस्यों का चुनाव 5-5 वर्ष के कार्यकाल हेतु चक्रानुसार करने का प्रावधान किया गया। यानी कि यूरो का चलन जो था वो 1 जनवरी 2004 से 2 से चालू हो गया और यूरोपीय संविधान जो बना था वो 29 अक्टूबर 2004 को साइन हो गए। यानी कि 1 जून 2000 हम ये कह सकते हैं 25 सदस्यीय यूरोपीय संघ में पहले संविधान के मसौदे को तैयार किया गया। यूरोपीय कमीशन, द यूरोपियन काउंसिल ऑफ द यूरोपियन यूनियन और यूरोपियन पार्लियामेंट, द कोर्ट ऑफ जस्टिस ऑफ द यूरोपियन कम्युनिटीज़ और इसके बाद द यूरोपियन कोर्ट ऑफ ऑडिटर्स, यानी कि इसका मुख्यालय लग्जमबर्ग में है। और इसी प्रकार से यूरोपीय
जो संघ का विकास है, जिसमें हम इस 60 को देते हैं, जैसे कि पेरिस की संधि 1951, उसके बाद रोम की संधि 1957, 1973 में डेनमार्क, आयरलैंड और यूके के सदस्य बन जाना, 1981 में यूनान और 86 में स्पेन और पुर्तगाल का सिंगल यूरोपियन एक्ट 1986, 1995 में ऑस्ट्रिया, फिनलैंड, स्वीडन इसके सदस्यों की यूरोपीय संघ संबंधी मैस्ट्रिक्ट संधि 1992, एम्स्टर्डम 1993, निस संधि 2001, एथेंस में 10 अधिमिलन संधियों पर हस्ताक्षर, 1 मई 2004 में 10 नए यूरोपीय सदस्य शामिल हुए। जून 2003 में यूरोपीय संघ का प्रारूप संविधान प्रारूप हुआ। 29 अक्टूबर 2004 को यूरोपीय संघ के प्रारूप संविधान पर हस्ताक्षर हुए। 29 मई 2005 को यूरोपीय संघ के संविधान का जनमत संग्राम में फ्रांस की जनता द्वारा ठुकरा देना, और 1 जून 2005 को नीदरलैंड की जनता ने जनमत संग्राम में संविधान को अस्वीकार कर दिया। 1 जनवरी 2007 को बुल्गारिया और रोमानिया के सदस्य बन जाने पर यूरोपीय संघ के सदस्यों की संख्या 27 हो गई। इस प्रकार से आज हम इतना ही अध्ययन करेंगे इसमें। धन्यवाद।